दास, दस्यु और आर्यंस की बात समझ में आई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन इनका हुआ। ठीक है, आज दस्यु का जो मतलब है वो डाकू है। क्या है? हु हु टेक द टाइटल दस्यु सुंदरी? दस्यु सुंदरी फूलन देवी, दस्यु सुंदरी फूलन देवी। डाकुओं में सबसे सुंदर डाकू फूलन देवी, उसके लिए यूज हुआ ये दस्यु वर्ड। तो दस्यु का मतलब राइट नाउ एंड प्रेजेंट क्या है? नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है फाइनली कि इकोनॉमी से बदलने, देखिए इकोनॉमी के बदलने से पहले सोशल चेंज आया, सोशल ऑर्डर में बदलाव आया, जो बेसिकली वर्ण सिस्टम कहलाया। वर्ण सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूटी एंड कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। देखिए इस चीज को समझिए पहले। वर्ण सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूटी एंड कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। सिंपल बात है, प्रोफेशन मतलब हिंदी में व्यवसाय होता है, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, धर्म जिसे कहते हैं दूसरा सिनोनिम्स। ठीक है, बहुत बड़ी चीज होती है ड्यूटी, बहुत बड़ी चीज। प्रोफेशन तो डिसाइड करती है हमारी परवरिश, प्रोफेशन डिसाइड करती है हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस। पंडित का लड़का अध्ययन में रुचि नहीं रख पाया, पान तंबाकू खाता था तो पान का खोखा खोल के बैठ गया। लेकिन कहलाया वो पंडित का पुत्र ही, पंडित ही। ये आपका सिचुएशन है। देखिए वर्ण सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूटी। कैसे कि वर्ण सिस्टम में ड्यूटी पूरी करनी है, एक ड्यूटी है हमारी, जो बाद में ड्यूटी और प्रोफेशन के डिफरेंस को क्रिएट करती है। आज की डेट में क्या है कि मान लो तुम क्षत्रिय वर्ण से हो, क्या हो? क्षत्रिय वर्ण से हो, लेकिन चला तुम ई रिक्शा रहे हो। क्या चला रहे हो आप? ई रिक्शा चला रहे हो, और उस पर लिखवा रखा है आपने राजपुताना। क्या लिखा रखा है? कोई बात नहीं, बाय प्रोफेशन आप क्या हो? रिक्शे वाले। तो रिक्शे वालों की अपनी एक जमात है, एक जात है, कास्ट। और बाय ड्यूटी आप क्या हो? क्षत्रिय। ठीक है, तो वो जो क्षत्रिय वाली ड्यूटी है ना, वो आज की डेट में दब गई। वो आइडेंटिटी क्या हो गई? दब गई। राजपुताना बस वो उस रिक्शे तक ही सीमित रह गया। लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ण व्यवस्था के कारण उसके एटीट्यूड में चेंज आएगा आज भी।
डरे हैं, जिम करें। एटीट्यूड, कोई बात नहीं, रिक्शा चलाते हैं तो क्या हो गया, है तो कौन, एटीट्यूड। अब मुझे पता नहीं सिचुएशन क्या चल रही है राइट नाउ, लेकिन राजपूत का सबसे पहला धर्म क्या है, टू प्रोटेक्ट। क्या करना, प्रोटेक्ट। और किसी राजपूत के सामने कोई कमजोर व्यक्ति पिट जाए तो वो उस कौम पर सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इट डजंट मैटर कि तुम रिक्शा चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो या पान चला रहे हो या फिर जूते बना रहे हो, अगर तुम आज भी राजपूत हो तो आज भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। और आज का राजपूत या आज की कोई भी वर्ण व्यवस्था या कोई भी ड्यूटी, बराबर में एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। और वो ई रिक्शे वाला अपना वीडियो का, अपनी साउंड का जो है वॉल्यूम भी कम नहीं करता, रोकेगा, हल्के से ब्रेक लेगा, अब नहीं बचेगा। है, ये राजपूताना है, ये कोई पर्टिकुलर ब्राह्मण धर्म है। इट्स अ ड्यूटी। क्या है ये, ड्यूटी। वो मैंने आज से रिलेवेंट करके दिखाया आपको, रिलेवेंट्स बताया कि ड्यूटी क्या चीज है और प्रोफेशन क्या चीज है। किसी प्यासे को पानी पिलाना हर कम्युनिटी, हर धर्म का क्या है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, धर्म है। चाहे आप आईएएस हो, भिखारी हो, कुछ भी है, अगर आपके पास पानी है तो प्यासे को पानी पिलाना है। ये क्या है, एक मानवीय ड्यूटी है। क्या है, बात समझ में आई, ड्यूटी का मतलब क्या है। देखिए वर्ण सिस्टम, अब वर्ण सिस्टम बहुत बड़ी देन है, कभी भी निगेटिव अप्रोच में मत देखना। क्यों, क्योंकि निगेटिव अप्रोच तो वो बाद में बना है। कोई भी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर बनाया जाता है, सुविधा के बेसिस पर। जब चीजें बहुत बड़ी होती हैं, कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो हम उसे यूनिट्स में बांटते हैं, क्लासिफाइड करते हैं उन्हें चीजों। और यही वर्ग संघर्ष बन जाता है, बाद में क्लास स्ट्रगल बन जाता है। बनाया अच्छे के लिए था, हो क्या जाता है, बुरा जाता है। समझ रहे हैं। तो वर्ण सिस्टम जो है बिल्कुल वैसा ही है। एग्रीकल्चर के टाइम पर लेबर की जरूरत पड़ी बहुत बड़े पैमाने पर, और लेबर की जब जरूरत पड़ी तो एक पर्टिकुलर क्लास ने जन्म लिया, लेबर क्लास ने। किसने, ठीक है। और उनके कामों को अलग अलग तरीके से बांटा गया। ठीक है, अलग अलग तरीके से डिवीजन किया गया। देखिए एक शब्द है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब इंटायर सोसाइटी विल एक्सेप्ट द फिनोमिना। कोई भी चीज हो वो, उसको क्या मिल जाए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल जाए। नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी के पास में जो था वो स्पेसिफिक फीचर क्या था, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। 30 करोड़ हिंदुस्तानियों ने उन्हें अपना नेता मान लिया था। मैंने इसी बात पर पहले भी जोर दिया है, आपसे बताया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, अगर आपको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली हुई है तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई टैग की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्च्यूनर की जरूरत नहीं है, कोई बीएमडब्ल्यू की जरूरत नहीं है, बस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, यूनिवर्सल है। स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है साहब उनके जन्मदिन पर। समझ रहे हो? ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के लोग हैं। इन्हें एक्सेप्ट किया है लोगों ने। वर्ण सिस्टम भी बिल्कुल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का एक फिनोमिना है। इसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो अगला फीचर जो आप लिखोगे वो लिखोगे ये सेकंड फीचर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वाज गोत्रा सिस्टम। भाई साहब, मेंस एग्जामिनेशन का गोत्रा सिस्टम, गोत्र गोत्र। गोत्रा सिस्टम बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। महिलाओं की स्थिति को बर्बाद करने का सबसे पहला सिस्टम, जहां से डिग्रेडेशन ऑफ द वुमेन्स स्टार्ट हुआ। कैसे बताऊंगा मैं आपको? मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति क्या हो गई? डाउन हो गई। देखिए, गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र बना है गो से। गो, गो का मतलब होता है काऊ, गाय। और मीनिंग ऑफ गोत्रा होता है गौशाला। क्या? गौशाला, जहां पर एक ही कुल की गायें बनती हों, उसको गौशाला कहते हैं। ठीक है, वहां से ये शब्द निकला और क्या कहलाया? गोत्र। महिलाओं की स्थिति को बर्बाद करने के पीछे ये गोत्र सिस्टम कैसे है, इसकी एक पर्टिकुलर स्टोरी है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है कि भाई क्या वजह है। देखिए, गुलामी जो होती है, स्लेवरी जिसे कहते हैं, स्लेवरी का बेस क्या है? किस बेसिस पर स्लेवरी होती है? गुलामी किस बेसिस पर होती है? उसका आधार क्या है बताइए? और बताइए। वीकनेस बोला जी? हाँ, कमजोरी। गुलामी कमजोरी का द्योतक है। कमजोरी होगी तो क्या होगी? गुलामी होगी। दुनिया के स्ट्रॉन्ग आदमी को कभी कोई गुलाम नहीं कर सकता। जब तक आप कमजोर ना हो तब तक आपको कोई क्या नहीं कर सकता? गुलाम नहीं कर सकता। तो इस बात को बार बार हर सब्जेक्ट में बुलाऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई वीकनेस इज द मेन कॉज ऑफ स्लेवरी। लिख लेना, वीकनेस इज द मेन कॉज ऑफ स्लेवरी। देखिए, गोत्र सिस्टम का जो जिक्र मिलता है हमें वो अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में गोत्र सिस्टम डिफाइन किया गया है। ठीक है, इंट्रा गोत्र मैरिज को पाप बताया है अथर्ववेद में। इंट्रा मतलब एक ही गोत्र में मैरिज, एक ही गोत्र में मैरिज नहीं हो सकती। किसी भी बड़े कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? लॉज चाहिए, छोटे छोटे। समझ गए? किसी बड़े कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए छोटे छोटे लॉज भी बनाने पड़ते हैं। याद रखिएगा इस बात को। किसी कानून को बनाना इतना आसान काम नहीं है। सही है?
इस बात का ध्यान रहे। एनआरसी सीए हो तो सिर्फ एनआरसी सीए में तब्दीली नहीं हो सकती, बल्कि अन्य बहुत सारे छोटे छोटे कानून बनाने पड़ेंगे। अन्य छोटे छोटे कानूनों को, ठीक है, और अच्छी तरीके से क्या किया जाएगा, ऑल्टर किया जाएगा, तब जाकर वो कानून पूरा बन पाएगा। तो गोत्र सिस्टम जब आया तो साथ में एक चीज और लेकर आया कि जो उसे फॉलो नहीं करेगा उसका क्या होगा, वो भी तो कानून बनाना पड़ेगा। अब एनआरसी सीए आएगा तो उसे फॉलो ना करने वालों का भी तो कानून बनेगा। एक ट्रिपल तलाक आया, ट्रिपल तलाक के साथ में एक कानून और आया, पैनल, कि अगर इसे कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसे कितने साल की सजा, 3 साल की सजा। तो ये बड़े कानून को बनाने के लिए हमें छोटे छोटे कानून भी बनाने पड़ते हैं। गोत्रा सिस्टम बहुत बड़ा कानून था, समझ रहे हैं। अब जब बहुत बड़ा कानून था तो इस कानून के बनाने के लिए एक कानून और बनाया जिसका नाम था चंद्रयान दंड, चंद्रयान दंड बहुत ही खतरनाक दंड है। होता क्या था कि अगर एक ही गोत्र में शादी हो जाए तो कपिल को कौन सा वो दंड कौन सा मिलेगा, चंद्रयान दंड मिलेगा। मतलब कि उस वर और वधू को एक लंबे टाइम तक नहीं, ताउम्र भाई और बहन की तरह रहना पड़ेगा। भाई और बहन की तरह, ठीक। गोत्रा सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसमें महिलाओं को वस्तु, कॉमोडिटी बना दिया। पहली बार क्या बना दिया, कॉमोडिटी। एक ऐसी चीज बना दिया जो किसी की पावर को बढ़ाने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तुमने देखा वो सिम्टम आज तक दिखाई देते हैं सोसाइटी में, ठीक है। बेटियों के साथ में जो ट्रीटमेंट है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी पावर को, पूरे की पूरे घर की पावर को डिनोट करने वाला एक प्रतिबिंब होती है बेटी, डॉटर। तो गोत्रा सिस्टम आने से पहली बार महिला को ट्रीट किया गया किस तरह, कॉमोडिटी के तौर पर, चीज के तौर पर। पहला पॉइंट। तो स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल रिलेशन और पावर को बढ़ाने का इंस्ट्रूमेंट बनी महिलाएं। महिलाओं को गोत्र के माध्यम से एक कम्युनिटी बनाया गया। पावर को यूज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है कि अगर आपको किसी को यूज करना है तो पहले आप उसको कमजोर करो, क्योंकि दुनिया में किसी भी ताकतवर इंसान को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, यूज नहीं कर सकता कोई उसको। इसलिए अगर कोई किसी को यूज करना चाहता है तो उसे क्या करेगा, सबसे पहले कमजोर करेगा, वीक करेगा। तो वो कौन कौन से राइट गोत्र सिस्टम ने छीन लिए। सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू चूज हस्बैंड बताया था कि भाई वर चुनने का अधिकार गोत्र सिस्टम ने छीन लिया। ठीक है, तो जब वर चुनने का अधिकार छीन लिया तो ये बहुत बड़ा अधिकार महिलाओं के हाथों से क्या हो गया, निकल गया। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब सोसाइटी में महिलाओं को दबाया जाना शुरू हो जाएगा, जिससे वो अपनी आवाज ना उठा सके। ठीक है, तो उनसे सबसे पहला फैक्टर जो छीना जाएगा वो होगा एजुकेशनल राइट। अब दवाज किसी को दबानी है तो कमजोर तो करना पड़ेगा, तो एजुकेशनल राइट छीना जाएगा। उन्हें डिपेंडेंट बनाया जाएगा, निर्भर बनाया जाएगा। वो किसी पर क्या रहें, निर्भर रहें। ठीक है, जिससे कि गोत्र सिस्टम को और पावर मिले। तो गोत्र सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत कब होगा, जब महिला, जो पूरी कम्युनिटी है, ये पूरी क्या हो जाएगी, कमजोर होकर स्लेव बन जाएगी। जैसा चाहे उधर को कर लें, जिससे चाहे उससे कर लें।
यही है गोत्र सिस्टम। इसलिए गोत्र सिस्टम पर क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और आता भी है, और इसके जो है मैकेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि बहुत सारी जगह पर मैरिटल स्टेटस को, गोत्र सिस्टम के मैरिटल स्टेटस को अलग अलग राजाओं ने अपनाया। ठीक है, चंद्रगुप्त जो राजा था उसने लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उससे शादी की थी, जिसको देवी कुमार गुप्तम भी बोला जाता है, आपको पता हो। उसके बाद में अकबर ने राजस्थान के साथ में बहुत सारे मैरिटल रिलेशन बनाए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गोत्र सिस्टम और मैरिटल रिलेशन की वजह से महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, बहुत ज्यादा डाउन हो गई सोसाइटी में। बस रोक लो। तो देखिए लेटर वैदिक पीरियड में गोत्र सिस्टम में की वजह से महिलाओं की और शूद्रों की स्थिति बराबर हो जाएगी। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार जो होता है वो होता है शिक्षा के लिए। किसके लिए? जब व्यक्ति या बच्चा शिक्षा के लिए प्रवेश लेता है तो उसका कौन सा संस्कार होता है? उपनयन संस्कार होता है। और यही संस्कार का अधिकार जो है महिलाओं से छीन लिया गया लेटर वैदिक पीरियड में। और बाद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी इस कोटेशन को डाला कि महिलाओं की और शूद्रों की स्थिति इस देश में क्या हो गई? ठीक है, बराबर हो गई। ये दोनों ही विक्टिम बने और समाज में जो है इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। स्त्री जाति का पतन का कारण बना गोत्र सिस्टम। क्या बना? गोत्र सिस्टम। लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी आई, जैसे कि ऋग्वैदिक पीरियड में आश्रम सिस्टम था। सर कौन सा? बहुत बढ़िया सिस्टम है ये आश्रम सिस्टम। हर एक चीज क्लासिफाइड थी और उसके अपने बहुत बेहतरीन अल्टीमेट रिजल्ट थे आश्रम सिस्टम के। कमियां कुछ ना कुछ रहती हैं किसी ना किसी सिस्टम में। आश्रम सिस्टम में भी कमी है, लेटर वैदिक पीरियड में कुछ ज्यादा है, चाहे वो शूद्रों और महिलाओं की एंट्री ना होना आश्रम सिस्टम में। लेकिन आश्रम सिस्टम का जो आविष्कार हुआ है वो बहुत ही शानदार हुआ है। आज भी हमें आश्रम सिस्टम की आवश्यकता है। क्या है आश्रम सिस्टम? ऋग्वेद में हमें 3 आश्रम देखने को मिलते हैं और लेटर वैदिक में एक नया आश्रम जुड़ जाता है। वो 3 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और वो जो लास्ट में जुड़ता है लेटर वैदिक पीरियड में उसे कहते हैं संन्यास। संन्यास आश्रम। इसके बहुत पावरफुल रिजल्ट है सर जीवन में। अगर हिंदुस्तान में 10% आश्रम व्यवस्था भी अगर आ जाती है, 10%, तो हिंदुस्तान का युवा क्रांति करने को तैयार खड़ा है। 10%। हिंदुस्तान के युवाओं के पास डिसिप्लिन नहीं है, अपने जीवन को जीने का ढंग नहीं है जो आश्रम व्यवस्था हमें देती है। पावर है, एनर्जी है, आइडिया है, क्रिएशन है, विजन है, सब कुछ है, डिसिप्लिन नहीं है, ढंग नहीं है। तो आश्रम का, स्पेसिफिकली ब्रह्मचर्य आश्रम का जो बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो है ढंग, डिसिप्लिन। जीवन में अगर ये 2 चीजें आ जाएं तो कोई भी व्यक्ति क्रांति ला सकता है। कोई भी व्यक्ति। हर एक मजहब में, हर एक धर्म में इस बात पर स्पेसिफिकली बात कही गई है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना है, और ब्रह्मचर्य इस काम को बड़े आराम से करता है। अपने आप से युद्ध कहा है, जिहाद।
अपने आप से युद्ध है धर्म युद्ध। जब हमारी ब्रह्मचर्या युवा अवस्था होती है तो हम सोना चाहते हैं, तो अगर हम अगर सोने के बजाय उठ जाते हैं, अपना काम पर जाते हैं, तब वही युद्ध है, अपने आप से युद्ध है। मन कर रहा है फोन चला लें, 2-2 3-3 घंटे चैटिंग कर लें, फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर लें, और अगर अपने आप को रोक लें तो युद्ध है। बात करने को मन कर रहा है, मिलने को मन कर रहा है, अगर रोक लें तो युद्ध है। ये है युद्ध, ये है जिहाद, यही है धर्म युद्ध। और ब्रह्मचर्य ने बड़े अच्छे से निभाया, इसीलिए बहुत बढ़िया बढ़िया हीरे हैं हमारे पास में इतिहास में। ब्रह्मचर्य की कुरीतियों को अलग करके यही चीज, यही दर्शन हमें अपने देश में लेना है, आना चाहिए। अनुशासन बहुत जरूरी है हमारे देश के युवाओं के लिए। तो आश्रम व्यवस्था, लेटर वैदिक पीरियड में एक संन्यास आश्रम आ गया। संन्यास और ये जो आश्रम है, इनका रिलेवेंस सब कुछ वॉलेंटरली है, स्वैच्छिक। संन्यास कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी उम्र को प्राप्त कर ले और उसे जबरदस्ती संन्यास लेना ही है। संन्यास एक अवस्था है, मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट। उसकी डिटेल आपको मिलेगी आराम से, एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ोगे तो। मैं आपको बस सिर्फ बता रहा हूं कि ये वॉलेंटरीली है सब कुछ। संन्यास एक अवस्था है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जबरदस्ती नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो 2 हैं जो इतिहास में बताए जाते हैं हमें प्राचीन भारत में, वो हैं काम और राम। 3 अवस्थाओं में हम काम पर जोर देते हैं। काम मतलब कंज्यूम, उपभोग करना किसी चीज का, वही तो काम है। क्या करना? कंज्यूम करना, उपभोग करना। अभी आप यहां बैठकर शिक्षा का उपभोग कर रहे हो, ये भी काम है। ये शब्द इतना आसान नहीं है जितना आसान समझ लेते हो, काम। दूसरा है राम। संन्यास आश्रम किस पर डिपेंड कर रहा है? राम पर। हर एक मजहब में है संन्यास का ऑप्शन। तो मनुष्य के 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव प्रिमिटिव एज में या फिर एंशिएंट टाइम में हमें देखने को मिलते हैं, काम और राम। ब्रह्मचर्य में हम बनते हैं, गृहस्थ में हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। वानप्रस्थ में हम एडवाइजर बनते हैं। क्या बनते हैं? उस काम के। और वानप्रस्थ के बाद संन्यास में हम उस राम को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वानप्रस्थ अवस्था जो होती है वो पिताजी की अवस्था होती है, 50 साल वाली। तो उसमें हर बात पे पिताजी एडवाइस देते हैं। अगर पापा के साथ में आप बाइक पर बैठ जाओ, इधर को ले ले इधर को, उधर को चल ले उधर को, कार में बैठ जाओ, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है उससे हमदर्दी हो जाएगी, बोले कहाँ बीच में बैठा दिया इन्हें। कई बार तो कुछ बच्चे आजकल के गाड़ी छोड़ के बाहर ही गुस्से में निकल जाते हैं, चला लो, मुझसे नहीं चल रही। अवस्था ही एडवाइजरी की है, क्या करें। पिताजी का काम क्या होता है? एडवाइस करना, चाहे काम आता हो ना आता हो, लेकिन वो एडवाइस जरूर करेंगे आपको। आप आईएएस ऑफिसर बन गए,
आपके जूतों को देखकर पॉलिश नहीं किया आज? पापा है ना, एडवाइजरी, बाणप्रस्थ। जब पॉलिश करने लग जाओगे, उनकी अवस्था में पहुंचोगे, वो कहेंगे आप मुझे राम चाहिए। क्या चाहिए? राम। तो एंशिएंट हिस्ट्री में दो पर्टिकुलर फैक्टर हैं। कंज्यूम और काम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कंज्यूम का मतलब होता है आनंद, भोगने का मतलब क्या है? आनंद। ध्यान से देख लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को। किसी चीज को भोग कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, और उससे आपको क्या प्राप्त नहीं हो रहा? आनंद नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही गलत कंजम्पशन है आपका। समझ रहे हैं? कुछ भी आप कर रहे हो, अगर यदि आपको उससे क्या प्राप्त नहीं हो रहा है? आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका जो आनंद का डेफिनेशन है ना, वो इंग्लिश वर्जन में बहुत खतरनाक है, इसलिए एंजॉयमेंट नहीं कह रहा मैं आपसे। आनंद का एक तो अपोजिट नहीं, चाहे देख लेना आप किसी भी डिक्शनरी में। और दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन है, इसको कभी भी किसी दूसरी शब्दावली में हम प्रो ही नहीं सकते। मैंने बताया ना कि शब्दों पर बड़ा ध्यान देना है आपको। आनंद बहुत अलग चीज है। अब इसे तुम मजा कहो, सजा कहो, कुछ भी कहो, आनंद परम लक्ष्य है। आनंद, तीन अवस्थाओं का परम लक्ष्य क्या है? आनंद। और दुनिया में आप तीनों के तीनों अवस्थाओं में जो भी काम करते हैं, उसमें यदि आपको क्या नहीं मिलता? आनंद नहीं मिलता, तो इसका मतलब आप वो काम भोग नहीं रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। कंज्यूम समझ गए क्या होता है? कंज्यूम करना, एजुकेशन कंज्यूम कर रहे हैं। बट इफ यू आर गेटिंग एंजॉयमेंट, आनंद, देन यू आर कंजप्शन, उसे कंजप्ट कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, आनंद आपको मिल नहीं रहा, तो उस कंजम्पशन का कोई फायदा नहीं हो रहा। अब जो भी कुछ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, क्या चाहिए? आनंद चाहिए। समझ गए? ब्रह्मचर्य ज्ञान का चरण होता है, पता है आपको, शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं शिक्षा के लिए, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें ब्रह्मचर्य में अपनाई जाती है। अल्पाहारी सुने होंगे आप लोग, काकचेष्टा, बको ध्यानम, ठीक है, ये सारी की सारी बातें ब्रह्मचर्य में फॉलो होती हैं। गृह त्यागी, समझ गए? तो ये मॉडल था। प्ले करो, प्ले है ना? देखिए अब मेरी बात ध्यान से समझिए। थोड़ा सा स्पेसिफिक चीज समझ लीजिए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ नॉलेज। अब मैं नॉलेज भी कहूं तब भी गड़बड़ है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ज्ञान। क्या? ज्ञान। जब मैं आपको ना शब्द, देखो ध्यान से समझिए, हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज को, वो जो चीज जैसी है ना वैसी ही पेश करना बड़ा जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कई जगह ज्ञान को ना ज्ञान लिखा हुआ देखा होगा आपने, ठीक है? क्योंकि जैसे ही मैं इसे नॉलेज बनाता हूं ना, आप गूगल सर्च कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज, और गूगल में फिर वो आ जाता है कैपिटलिस्टिक डेफिनेशन। इसलिए ज्ञान ही रहने दो। क्या रहने दो? ज्ञान। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ज्ञान, ज्ञान का कंट्री है।
पूरी दुनिया में सबसे पहली बार ज्ञान कहां आया? इंडिया में आया। सबसे बड़े ज्ञानी सबसे पहली बार कहां आए? पूरी दुनिया में, इंडिया में आए। गौतम बुद्धा बोल द फर्स्ट ज्ञानी, फर्स्ट इनलाइटेंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, गौतम बुद्धा। तो ज्ञानी, जो ज्ञान है ये इंडिया की किससे जुड़ा हुआ है? मदरलैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मदरलैंड से जुड़ा हुआ है ज्ञानी शब्द। इंडिया कंट्री है ज्ञानी का, इसलिए इंडिया को जगत गुरु कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया में क्या कहा जाता है? जगत गुरु। नॉलेज, अल्बर्ट आइंस्टीन नॉलेजेबल है, ज्ञानी नहीं है। अब हो गए कंफ्यूज तुम? अब मैं इस चीज को जो समझा रहा हूं, अब हो गए कंफ्यूज, क्योंकि ज्ञानी का इंग्लिश वर्जन नॉलेजेबल होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन इज ए नॉलेजेबल पर्सन बट नॉट अ ज्ञानी पर्सन। ज्ञानी सिर्फ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे? इंडिया में। ठीक है, who gave the philosophy of human being and soul। सर आत्मा पर रिसर्च की थी हमने प्राचीन भारत में, आत्मा पर। तुमसे एटम पर नहीं हो रही। कहां पहुंच गए थे हम? आत्मा पर पहुंच गए थे। इंडिया या एंशिएंट इंडिया इज द कंट्री, इज द लैंड जहां पर लोग अपने मर्जी से अपना शरीर छोड़ते हैं। समाधि, बुद्ध खुद से शरीर छोड़ा। खुद से जो शरीर छोड़ते वो मृत्यु थोड़ी ना होती है, महापरिनिर्वाण होता है वो। महावीर, चंद्रगुप्त, स्वामी विवेकानंद, सबने खुद से छोड़ा है। फिर कहां से कहानी बिगड़ी? कैपिटलिज्म से। Who destroyed the Indian ज्ञान सिस्टम? कैपिटलिज्म। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अर्बनाइजेशन के बाद में बात करते हैं। अर्बनाइजेशन के आ जाने की वजह से कौन सी दो चीजें आती हैं? एक तो स्ट्रेस बढ़ता है लोगों का। क्या? स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है। ये अर्बनाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं। शहरीकरण से, अर्बनाइजेशन से स्ट्रेस और डिप्रेशन आएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए। तो एजुकेशन सिस्टम में समझ में आ गया। मैं आपको जो बता रहा हूं सिस्टम ऑफ द एजुकेशन, ये ब्रह्मचर्य बताया मैंने आपको। दूसरा पॉइंट है गृहस्थ। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सर समझदारी से चलने वाला आश्रम है।
किस चीज से? बहुत काम की चीज बोल रहा हूं, बहुत ही काम की चीज, काम आ जाएगी। अगर आप समझदार नहीं तो आप गृहस्थ आश्रम को कभी पार नहीं कर पाओगे, जैसे इंडिया में और ज्यादातर स्ट्रेस कंट्री में हो रहा है। समझदारी किसे कहते हैं? पहली बात, दो अलग अलग व्यक्तियों की, डिफरेंट डिफरेंट पीपल की विचारधारा या आइडियोलॉजी कभी एक नहीं। समझे? बुद्ध और महावीर कितने ही महान क्यों ना हो, मगर एक नहीं है। समझे इस बात को? पहली बात तो यह है कि लोगों को अपने जैसा बनाना छोड़ दो। जाते हैं बिल्कुल 5 से 15, 15 से 20, ये सब कोई एक्यूरेसी नहीं है। मैक्सिमम है कि 25 साल तक भाई बच्चे का ब्रह्मचर्य सही है, उसके बाद में गृहस्थ, 25 से 50 गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम इज अ स्टेट फॉर समझदारी। किसके लिए? अगर बेटा समझदारी तुमने नहीं दिखाई तो तुम्हारे पापा से भी ये जो है क्लियर नहीं होगा। स्टेट भारत में, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में गृहस्थ आश्रम में ही जीवन जो है ना, दादा भैया नाच करने लगता है। क्या है गृहस्थ आश्रम? सबसे टिपिकल टास्क है सर, हल्के में मत ले लेना। सबसे टिपिकल। हो सकता है ब्रह्मचर्य में बहुत महान आदमी हो आप, या हो सकता है सन्यास में बुद्ध बन जाओ, लेकिन गृहस्थ आश्रम में गलती बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। समझ रहे हैं ना? फैमिली मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बैटलफील्ड है गृहस्थ आश्रम। जो ब्रह्मचर्य में अपनाया, जितनी समझदारी दिखाई, उसका इंप्लीमेंट करने का नाम है गृहस्थ आश्रम। सबके बस की बात है नहीं। और सुखी गृहस्थ आश्रम, कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं इस बारे में सिवाय आचार्य रजनीश के अलावा, ओशो। There is no one in the entire history, including Gautam Buddha, no one who says about गृहस्थ आश्रम, जिसने कहा हो कि भाई ये पर्टिकुलर फील्ड है गृहस्थ आश्रम को खुश रखने का। या फिर वो मैगजीन चलती है गृह शोभा, पति को कैसे करें खुश, पत्नी को कैसे करें खुश, वशीकरण। क्या है गृहस्थ आश्रम? समझदारी का क्षेत्र है। समझदारी क्यों? क्योंकि दो अलग अलग व्यक्तियों की आइडियोलॉजी कभी भी क्या नहीं हो सकती? सेम नहीं हो सकती। समझ रहे? और यहां तो बहुत सारे, अब तो 2 लोग कहां, अब तो पूरा परिवार है। तो 99% लोग जो हैं, 99% लोग दूसरी पार्टी को डोमिनेट करना चाहते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। आ जाओ ऑफिस से, बताती हूं। 99%, यही 99%। तो these particular candidate cannot be have same ideology। क्या नहीं रख सकते? सेम आइडियोलॉजी नहीं रख सकते कभी भी। ये जो टसल है, यही समझदारी का एक बैटलफील्ड है। अगर आप इसे हैंडल कर ले गए एंड यू आर बिकमिंग अ हैप्पी फैमिली मैन और वुमेन, देन यू आर कंप्लीटिंग द गृहस्थ आश्रम।
तैयारी करनी पड़ती है इस चीज के लिए, समझदारी की तैयारी। समझ रहे हैं? दूसरा फैक्टर है अब मैं आपको बस पावर ऑफ द गृहस्थ आश्रम ही बता सकता हूं कि गृहस्थ आश्रम शुरू होने पर व्यक्ति शादी के बाद गोवा जाता है, शादी के 5 साल बाद फिर वो हरिद्वार जाता है। ठीक, ये है गृहस्थ आश्रम भारत का। डिफरेंस समझ गए आप? गोवा से हरिद्वार तक के बीच का जो रास्ता है ना, ये 5 साल, किसी से पूछो क्या कैसा रहा होगा। ये है कहानी गृहस्थ आश्रम की। अगला सेक्शन है आपका वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में होता है हनीमून। तो किसी ने पूछा कि इसका नाम हनीमून क्यों रखा, हनी सन क्यों नहीं रखा? ठीक, तो उसका आंसर ये हुआ कि सर हनीमून मून वो जो कभी कभी दिखे। मून क्या? कभी कभी दिखे, जो कभी कभी चमकता हो। गृहस्थ आश्रम बिल्कुल उस मून की तरह होता है। ब्रह्मचर्य में समझदारी इकट्ठी करनी है गृहस्थ आश्रम को जीने के लिए। कंजम्पशन करना है, हर चीज का भोग करना है, व्यापार करना है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद में, तुम्हें तैयारी करने के बाद में किसी और फील्ड में नहीं जाते थे लोग बाग। हर एक व्यक्ति राम और लक्ष्मण ही थोड़ी ना बनते थे। कुछ साहूकार बनते थे, कुछ चमड़े का भी काम करने लग जाते थे, बिजनेस करने लग जाते थे, टैक्सेशन का काम करने चालू कर देते थे। करना सब कुछ था, मगर समझदारी से। वानप्रस्थ आश्रम, दिस इज द स्टेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस की अवस्था, जहां आपको क्या करना है? संतुलन। संतुलन बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम में आप लोहा पचा सकते हो, लोहा खूब 5-5 किलो मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी ओल्ड मूंग की बोतल पी गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कब? गृहस्थ में। देन यू वर यंग। जैसे वानप्रस्थ में पहुंचोगे आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। यू हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग। यही नहीं होता, लोगों से मर जाते हैं इस वजह से इंडिया के लोग आज की डेट में। वानप्रस्थ में निकल लिए एक प्राण। कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, शुगर की बीमारी हो रही है, ठीक है, ओवर ईटिंग ऑब्सेशन हो रहा है, फट रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? तो वानप्रस्थ इज अ स्टेट ऑफ कंट्रोल एंड बैलेंस। ठीक है, अब तक बहुत घोड़ा तरीके से भगा लिया, अब क्या करना है आपको? उसे कंट्रोल करना है। वानप्रस्थ। नेक्स्ट, संन्यास। देखिए संन्यास जो होता है ये वानप्रस्थ में कभी कभी मिसमैच हो जाता है बैलेंस और कंट्रोल करने के लिए। दुनिया के अंदर जितने भी महान आदमी भारत में पैदा हुए हैं, सब ने आश्रम खोल लिया। गांधी जी ने कौन सा आश्रम खोला? लाला हरदयाल ने युगांतर आश्रम, ठीक। अरविंदो घोष ने भी आश्रम खोला। बाबा रामदेव से लेकर सदगुरु तक ने आश्रम खोला है। फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन। आश्रम का मतलब समझ गए? आश्रम इज द प्लेस वेयर यू
will control and balance your habits belongs to the grस्त आश्रम। ठीक है, ग्रस्त आश्रम की हैबिट्स को क्या करोगे आप? कंट्रोल, बैलेंस। कहां पर? आश्रम। अच्छी जगह होती है भाई साहब। जब आपको पता है कि आपकी जीवन में असंतुलन व्यवहार हो गया है, आप डिसबैलेंस हो गए हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मरो मत। कहां जाओ? आश्रम में जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ से बात निकल चुकी है, तुम तो मरने को तैयार खड़े हो चुके हो। तो एक ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? करके देख लेना, आजमा लेना, काम देता है। ठीक है, किसी रिलीजियस प्लेस पर चले जाओ, उसको महसूस करो। अकेले